आदाब नमस्कार, मेरे दाखानम आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेपीसी ने वक्फ विधेयक का मसौदा किया पारित, विपक्ष ने जताई असहमति। जेल से बाहर आए ताहिर हुसैन दिल्ली के रण में उतरे, शुरू किया चुनावी प्रचार। संदीप दीक्षित बोले, दिल्ली दंगों के दौरान कहां थे केजरीवाल, पुलिस ठीक से जांच करे तो 15-20 साल के लिए जाएंगे तिहाड़ जेल। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने महाकुंभ में भगदड़ के लिए योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। महाकुंभ भगदड़ के बाद अब काबू में हालात, अखिलेश यादव ने मांगा सीएम योगी का इस्तीफा। कनाडा पीएम की रेस में भारतीय मूल की रूबी डल्ला सत्ता मिलते ही अपनाएंगी ट्रंप का फॉर्मूला। अब समाचार विस्तार से। संशोधन विधेयक 2024 पर आज जेपीसी की बैठक हुई। इस दौरान संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट 14 से 11 वोटों से पारित की गई है। वहीं संसदीय समिति के सदस्यों को अपनी असहमति प्रस्तुत करने के लिए आज शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। समिति ने विपक्षी दलों से अपने असहमति वोट जमा कर दिए हैं। कल रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी जाएगी। आज की बैठक में मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाई क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाई क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इशूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा को 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी डिसर्ट रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, इसके अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़, जो हम समझते हैं कि ये वफ़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वफ़ को बर्बाद कर देंगे। और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वफ़ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन ऐप को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को ये इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वफ़ के मुफाद में नहीं है, वफ़ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इशूज़ खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो ज़रूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से कानून का इस्तेमाल करके। पीएम मोदी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यमुना पार में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज की चुनाव सभा को संबोधित करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ लोगों को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति
संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। महाकुंभ में देर रात मची भगदड़ ने योगी सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इस मामले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। महाकुंभ में हुई इस घटना को संजय राउत ने हत्या करार दिया है। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। आज जब मैं बात करता हूं लोगों से तो बोलते नहीं, हम उस बार भी आए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सर्वोत्तम व्यवस्था रही। लेकिन आज आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं, हमारे रक्षा मंत्री आकर गए, एक दिन तक पूरा घाट बंद रहा, वहां गृह मंत्री आ गए, पूरा प्रयागराज बंद रहा। केंद्रीय मंत्री आते हैं तो पूरा एरिया बंद होता है, तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है। तो ये भगदौड़ हुई है, 10 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत है। मैं मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, जिसे हम निर्दोष मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध। संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधन विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए आज शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। विपक्षी गुट में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूवीटी ने विधेयक पर असहमति दी है। मैंने देखो डिसेंट नोट इसलिए दी है कि पहले तो बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही है। ये जो बिल उन्होंने लाया है वो राजनीतिक विचारों से लाया हुआ है, न कि न्याय के लिए लाया है। इस बिल में संविधान का ही सम्मान नहीं है। दूसरी बात ऐसी आती है कि जब आप कहते हो कि वक्फ बोर्ड पे नॉन मुस्लिम होगा, तो हमारे हिंदुओं के जो मंदिर है उससे मुझे डर लग रहा है कि कल के हिंदुओं के मंदिर के जो व्यवस्थापन है या उसके जो कानून है, उस कानून में बगैर हिंदू को किसी भी बोर्ड पर रखने का प्रावधान नहीं है। तो कल अगर हम देश के संविधान को मानते हैं तो पैरिटी आएगी। तो फिर हमारे हिंदू लोग क्या करेंगे? हमारे हिंदू के खिलाफ रहेंगे। क्यों? हम क्यों हिंदुओं के खिलाफ दूसरे दे देंगे जब हमारे मंदिर में? उसी तरह मुसलमानों को अपना हक है कि उनके मंदिर या दरगाह के ट्रस्ट पे मुस्लिम नहीं होगा। ये जबरदस्ती क्यों यहाँ से कर रहे हैं? और सारी चीजें केंद्रीभूत कर रही है, जबकि राज्य हम एक तरफ कहते हैं कि फेडरल है, अब फेडरल का ही फेडरलिज्म ही इसमें खत्म कर दिया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस गारंटी का इस्तेमाल आज सभी पार्टियां कर रही हैं। पहली बार कांग्रेस ने कर्नाटका चुनाव के दौरान गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था। हम चाहते थे कि जनता तक ये संदेश जाए कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। गारंटी सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि ये जनता का हक है। देवेंद्र यादव जी से गुजारिश करूंगा कि ये घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर कुछ बोलें और आपको जानकारी दें। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये गारंटी शब्द जो है आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दिल्ली दंगों में बनाए गए आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 72 घंटे की पैरोल दी है। इसी के बाद ताहिर हुसैन जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपने हक में जनता को साधने का काम करना शुरू कर दिया है। ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। मुझे MIM मजलिस ने यहाँ से मुस्तफा से प्रत्याशी बनाया है और इसलिए बनाया कि मुस्तफाबाद में मेरा बचपन, मेरी जबानी और जिस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्तफा की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। आज से पहले तमाम पार्टियों ने मुस्तफाबाद को हर तरह से दरकिनार रखा हुआ है। न यहाँ कभी कोई लोकल प्रत्याशी दिया, न यहाँ कोई काम कराया। यहाँ की सड़क के ये हालात आप देख रहे हैं, ये जाल देखें, आप तार के जाल देखें किस तरह से जाल बिछा हुआ है कि कोई हादसा यहाँ हो जाए तो शायद यहाँ कोई बचाव के लिए कोई सरकारी संसाधन या फायर ब्रिगेड या कोई भी महकमा यहाँ पहुँच पाएगा। क्या कहेंगे कि आपको 4 दिन के लिए पैरोल दी है और मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि एक संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया था, उस संविधान के तहत एक CM के ऊपर भी वही चीज़ लागू होती है और एक आम इंसान जो इस मुस्तफाबाद का कल बच्चा था, बेटा था, उसे भी वही ताकत दी जाती है कि वो भी अपने जनता के बीच जाके अपने हक की, इंसाफ की लड़ाई के लिए जनता से वोट की अपील कर सकता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां हैं, उनका प्रदूषण जहरीला है। अगर आप इसे बिना उपचारित किए यमुना नदी में डाल रहे हैं तो ये अपराध है। जो भाजपा हमारे यमुना सफाई कार्यक्रमों पर सवाल उठा रही है, वही भाजपा हरियाणा में है जहां औद्योगिक इकाइयों का कचरा यमुना में डाला जाता है। देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूं, एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और कानून ये कहता है कि उनका जो एफ्लुएंट बाहर निकलता है, उनका जो प्रदूषण बाहर निकलता है, वो जहरीला होता है। उसको बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रहे हैं, वो एक अपराध है। अब आप देखिए, ईश्वर सृष्टि का न्याय देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी हमें यमुना के प्रदूषण पे पिछले 2 साल से उपदेश दे रही है, आज उस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद उनकी पोल प्रकृति कैसे खोल रही है कि उनके इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी सीधा यमुना में मिलाया जा रहा है। तो तथ्य है। नहीं तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, वो तो बड़े समझदार आदमी समझते हैं अपने आप को, राजीव जी,
वो बता दें ये अमोनिया कहां से आ रहा है। अरविंद केजरीवाल किसी फैक्ट्री में बना रहे हैं या नदी अपने आप अमोनिया बना लेती है? राजीव कुमार मुझे समझा दे। मैं तो इंजीनियर हूं, मैं नहीं जानता कि कितने पढ़े लिखे हैं राजीव कुमार। मैं एक दो बार मिला हूं, बात ढंग से नहीं करते हैं, इतना मैंने देखा उनको। राजीव कुमार जी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो मुझे ये समझा दें अमोनिया क्या नदी अपने आप बना रही है, वो कहां से आ रहा है? बस मेरा इतना सा सवाल। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल कहां थे, कहां छिपे हुए थे। शराब नीति में भ्रष्टाचार का स्तर सब जानते हैं। दिल्ली की जनता को ये समझने की जरूरत है कि 10 साल पहले उन्होंने किस भ्रष्ट आदमी को अपना मुख्यमंत्री चुना था। भाई दिल्ली के दंगे होते हैं, ये मुख्यमंत्री दिखता ही नहीं है। एक समय में ये कहा करता था कि शीला जी की जब निर्भय का कांड हुआ था, शीला जी कहा तो आप कहां थे दंगों में? हम लोग गए थे दंगों में, मैं उन सड़कों पे घूमा था। कहां था ये? दुम दबा के कहां बैठा हुआ था ये कार डर के मारे। लिकर स्कैम में सबको पता है किस तरीके के इसने भ्रष्टाचार किया है। पंजाब की डिस्टिलरीज को ऑर्डर मिल रहे हैं, दिल्ली में लाखों करोड़ों का सरकार का लॉस हो रहा है, बिना किसी को बताए समझाए आप लिकर पॉलिसी बना रहे हो। दक्षिण भारत के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को आप करोड़ों कमवा रहे हो। सबको पता है क्या हुआ लिकर स्कैम में, और तो इसलिए उसको सीधे सीधे कहना है। भाई दिल्ली की जनता को जानना पड़ेगा कि कितने भ्रष्ट आदमी को इसने 10 साल पहले एक मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। खुद एक टेप आता है, वीडियो आता है इनके अपने विधायक का कहते हुए कि मनीष सिसोदिया से मैंने कहा कि लिकर स्कैम मत करो, उसने कहा पैसे कहां से आएंगे। इन सबका संज्ञान मैं तो ये पूछ रहा हूं भारत सरकार ले क्यों नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बताऊं, अगर बिना किसी पक्ष के इन पर सच्ची में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 15-20 साल ये तिहाड़ से बाहर आ पाएंगे। देखिए साहब, ऐसे भी आम आदमी पार्टी तो इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा नगण्य हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, और इनको तो इसलिए डाल दिया गया था कि भाई बड़ा जब रथ चलता है, कोई अपना ज्वाइन कर जाता है तो उसको क्यों बाहर रखें। मतलब छोटे छोटे लोग उसमें जुड़ते रहते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या किया है कि जो और प्रमुख दल हैं उनके नेताओं के साथ जाकर थोड़ा सा मेल मिलाप करके अपनी पोजीशन बनाने के लिए ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में हो या नहीं हो, आपको याद है इनकी 24 घंटे की वार्निंग, वो वार्निंग कहां गई भाई? इतने बड़े तुम अगर घटक दल थे तो कोई ना कोई, यही जो आज ये समाजवादी के अखिलेश जी या ममता जी जो आज कैंपेन कर रहे हैं, कम से कम यही लोग संज्ञान ले लेते हो 24 घंटे की इनकी धमकी का। क्या हुआ वो 24 घंटे की धमकी का? पूछो ना इनसे। अगर कांग्रेस 24 घंटे की धमकी देती तो आप देखिए किस तरीके की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई है। पत्र में एलजी ने कहा कि केजरीवाल की ओर से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप बहुत ही आपत्तिजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पर आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान सामने आया है। कि मुझे लगता है कि एलजी साहब को बीजेपी का स्टूज बनने की बजाय दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। उनके पास एक संवैधानिक पद है, उनकी एक जिम्मेदारी है। कल यमुना में अमोनिया लेवल्स, जहर की क्वांटिटी 7.2 ppm बन चुकी है, 700 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लिमिट। दिस कैन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ये किया गया है और इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली के एलजी भाजपा की हरियाणा सरकार के समर्थन में खड़े दिखते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। दिल्ली ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि देश को पता है, जनता को पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक फर्जी केस बनाकर हमारे सारे नेताओं को जेल के अंदर डाला। ये फर्जी शराब घोटाला जिसमें आज तक ना कोई तथ्य मिला, ना कोई प्रमाण मिला, जिसमें कोर्ट ने छोड़ दिया, उसमें हम सबको जेल में डाल दिया, हमारे नेताओं को। और दूसरी तरफ कांग्रेस परिवार के ऊपर एक नेशनल हेरल्ड केस है जो एक ओपन एंड शट केस है, उसमें आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा जो दमाजी करते थकती नहीं थी और बुकलेट निकाल दी थी, उन्होंने भी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी। ऐसा क्यों है? जनता को पता है कि कौन कायर है और कौन बहादुर। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने महाकुंभ मेले में मची भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जितने भी लोग वहां पर स्नान करने के लिए गए हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। वहां जो प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और जहां है वहां स्नान करें।
वहाँ के जितने भी लोग स्नान करने महाकुंभ में गए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अफवाह पर वो ध्यान न दें। जो वहाँ प्रशासन लगा है, वो प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का पालन करें और आसानी से अपना आराम से जो जहाँ है वहाँ स्नान करें। और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और बार बार मैं यही कहूंगा लोगों से कि निवेदन और अपील करूंगा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, जो जहाँ है वहाँ अपना गंगा में स्नान करें। और पुलिस का जो गाइडलाइंस जो वहाँ सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिस तरह का वो निर्देश दें उस निर्देश का पालन लोग करें। देखिए, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, आज भी है और रही है कि कहीं कोई बात न हो। प्रशासन के लोग, शासन के लोग, सब लोग लगे हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष अब मन बना लिया है कि खाली हम विरोध करेंगे। चाहे वो भगवान राम का मंदिर बना उसका भी विरोध किया, कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं, तो उनकी बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते, काम करते हैं अपना। महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर बोलते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने योगी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही दुखद घटना है, प्रशासन के अधूरे इंतजामों के कारण ऐसा हुआ है, इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बेहद पीड़ादायक, बेहद दुखदायी खबर है कुंभ से आई है कि कई श्रद्धालु वहां काल कवलित हो गए हैं। शासन और प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी के चलते शासन और प्रशासन और योगी सरकार या मोदी सरकार सिर्फ आंकड़ों में उलझी रही और उस आंकड़ों में उलझ करके ये कुव्यवस्था की वजह की सारे लोग भेंट चढ़ गए। मेरी प्रशासन से भी, श्रद्धालुओं से भी अपील है कि कम से कम शासन प्रशासन का भी सहयोग करें और शासन प्रशासन से अपील है कि श्रद्धालुओं का सहयोग करें। इस वक्त में सभी लोग मानव धर्म का जो है पालन करें और ये जो लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए जिम्मेवार है भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन। जो कह रहे थे योगी जी कि साहब 8 करोड़ लोगों की तैयारी, हमारी 8 करोड़ लोगों का एस्टिमेशन है आने का, हमारी तैयारी 20 भगदड़ की घटना पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने मांग की है कि व्यवस्था सेना को सौंप दी जाए। अखिलेश ने लिखा है कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। महाकुंभ से जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की वीडियो आ रही हैं, वो बहुत दुखद है। कई खबरों में पता लगा है कि कई श्रद्धालुओं की जान गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हैं। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील की है, हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जो घायल श्रद्धालु हैं उनका उपचार सही जगह हो जाए। भले एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको ले जाना पड़े, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाना पड़े, और ये सरकार की अपनी नाकामी है। सरकार किस तरीके का प्रचार कर रही थी कि कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, इंतजाम के नाम पर जीरो। यही बात जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सुझाव दे रहे थे तो सरकार उस सुझाव से चिढ़ रही थी, प्रशासन चिढ़ रहा था। सुझाव इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, क्योंकि ये सरकार की अकेले की बदनामी नहीं है। अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसमें कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। तो हम सबसे पहले अपील करेंगे वहां जितने भी श्रद्धालु हैं। कनाडा की प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रही भारतीय मूल की नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चल रही हैं। कनाडा की लिबरल पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार रूबी ढल्ला ने एक पोस्ट कर वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो अवैध अप्रवासियों को कनाडा से बाहर निकाल देंगी। ढल्ला की ओर से ऐसा बयान आने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो खुद भारतीय मूल की सांसद हैं। ढल्ला 2004 से 11 तक ब्रैम्पटन स्प्रिंगडील से सांसद रहीं। वो आधिकारिक तौर पर लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर जस्टिन ट्रूडो की जगह ले रही हैं और इस तरह अगर लिबरल अक्टूबर 2025 के चुनाव में जीते हैं तो कनाडा की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। ढल्ला ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में मैं अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालूंगी और मानव तस्करों पर लगाम लगाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ढल्ला ब्रिटिश कोलंबिया की कंजर्वेटिव सांसद नीना ग्रेवाल के साथ कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाली पहली सिख महिला थी और अगर उन्हें प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है तो वो पहली अश्वेत महिला
पीएम होंगे। लिबरल पार्टी के नेता चुनने के लिए हो रहे मतदान का पहला चरण पूरा होने के बाद ढल्ला ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, मैं सभी की बहुत आभारी हूं। हम लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पहली अश्वेत महिला को चुनकर इतिहास रचने के कगार पर हैं। दूसरे चरण में भी ढल्ला के लिए समर्थन बरकरार रहता है तो लिबरल पार्टी की ओर से पहली भारतीय मूल की प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगे। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।